अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड होगी। टाइम असल में थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मेरे ख्याल ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, तो इसको ज़रा पहले कंप्लीट कर लें हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है, इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है। शुरू करते हैं जी हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले वोकैबुलरी के ऊपर आते हैं। हीट किसको कहते हैं? द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, शॉर्ट है। सबसे पहले क्या है कि किसी चीज़ के अंदर थर्मल एनर्जी कितनी है, ये उसका मेजर है, ये उसका मेजर है। अच्छा जी, अब टेम्परेचर क्या होता है? ये जो मेजर है इसको हम एक स्केल की मदद से चेक करते हैं कि कोई जो चीज़ है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इस चीज़ को कहा जाता है उस चीज़ का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? ये डिग्रीज़ के अंदर होता है। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है उसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जबकि हीट क्या होता है? उसके अंदर थर्मल एनर्जी कितनी मौजूद है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी कितनी मौजूद है उसे क्या कहते हैं बेटा? हीट। टेम्परेचर क्या होता है? ये डिग्रीज़ के अंदर मेजर किया जाता है कि ये चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है। कंडक्शन, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मैटर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। देखें, अगर हमारे पास एक लोहे का पाइप है, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास क्या है, एक लोहे का पाइप है, ये रॉड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके एक साइड पे जनाब अली क्या है, कुछ आग लगा देते हैं। अब ये इस पाइप को क्या कर रहा है? हीटअप कर रहा है। तो क्या ख्याल है, ये एंड भी गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो ये जो ट्रैवल है हीट का, ठीक है, फ्रॉम क्या है, हॉटर एंड टू कौन सा एंड? कोल्डर एंड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्शन। ठीक है। फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मैटर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। नेक्स्ट क्या है? कन्वेक्शन है। एयर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स। अब ये लिक्विड और गैस के ऊपर बात आ गई। हमने एक बर्तन ले लिया जी। अब बर्तन के अंदर क्या डाल देते हैं हम जी? पानी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं जी? पानी। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल हैं? वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब नीचे क्या जला देते हैं? उसके हम आग जला देते हैं। क्या जला देते हैं जी? हमने नीचे उसके क्या जला दिया बेटा? आग जला दी है। तो क्या ख्याल है, चीज़ गर्म होगी नहीं होगी? तो सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे नीचे चीज़ मौजूद होते हैं पार्टिकल्स, इनको हीट पहुंचती है यहाँ से। ठीक है। तो ये जब हीटअप होगा तो क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, जो पार्टिकल्स हीटअप होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? गर्म होके ऊपर को उठते हैं, गर्म होके ऊपर को उठते हैं। जब ये ऊपर को उठेगा तो लाजिम बात है इसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा मालिक्यूल आएगा कि नहीं आएगा? तो जो ठंडा मालिक्यूल है वो यहाँ पे जगह इसकी ले लेंगे ऐसे तय करके, और जो गर्म होता जाएगा वो किधर चलता जाएगा? ऊपर को चलता जाएगा। ठीक है। इस तरह से एक पूरा साइकिल बनेगा जिसके अंदर के जितने भी ठंडे मालिक्यूल हैं वो गर्म होकर ऊपर को उठते जाएंगे। जब ये ऊपर को उठेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस जगह के ऊपर आएंगे, तो फिर क्या है, ये वाले गर्म हो जाएंगे। और फिर जब इनके पास हीट कम होगी तो ये बेटा क्या होगा, ये फिर दोबारा यहाँ पे आके दोबारा हीट अप होंगे। बात समझ रहे? तो एक पूरा सर्कल चलेगा, एक पूरा क्या चलेगा? सर्कल चलेगा, जिसके अंदर के पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं। तो कन्वेक्शन ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन। अब अगर हीट आ रही है सोर्स से डायरेक्ट आपके ऊपर, सोर्स से डायरेक्ट, सोर्स से मुराद है वो चीज़ जो हीट जनरेट कर रही है और वो हीट डायरेक्ट पहुंच रही है आपके ऊपर, इसे बोलते हैं बेटा रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे सनलाइट है, सनलाइट है, अब उसके अंदर क्या हीट मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो सनलाइट से जो हीट ज़मीन के ऊपर आती है डायरेक्ट आती है या किसी सोर्स से आती है? और वही आते हैं ना, खुद डायरेक्ट आ रही है, इसे कहते हैं रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। इसी तरह से अगर हम हीटर या चूल्हे के सामने बैठे हैं और वहाँ से जो आग की हीट है डायरेक्ट हम तक पहुँच रही है, तो अब ये क्या है? फायर की रेडिएशन है जो हम तक पहुँच रही है हीट की सूरत में। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। रेडिएशन पढ़ लेते हैं। स्प्रेडिंग आउट ऑफ द हीट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। किस सूरत में होगी बेटा? रेज की सूरत में होगी। रेज को उर्दू में क्या? शुआएं बोला जाता है। आगे चलें, ये वाला क्लियर हुआ खाता? अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, बाकी ये कुछ कंसेप्ट हैं, इसको देखेंगे। अच्छा जी, हीट एंड टेम्परेचर।
हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, MCQs है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बेटा किस चीज़ की फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? इट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये एक अनदर वो है कि हीट कहाँ से ट्रेवल करती है बेटा? हॉट टू किसकी तरफ जाएगी? हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी और उसको भी क्या कर देगी? हॉट कर देगी। एज वी हैव लर्न दैट पार्टिकल्स इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब ये एक याद रखिएगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? सारे के सारे हालत मूवमेंट की हालत में होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड वाले क्या करते हैं? अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। जबकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये फ्री मूवमेंट होती है। इनकी क्या होती है बेटा? फ्री मूवमेंट। और हर वक्त ये कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये एक अनदर मतलब है कि इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है जी? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, पार्टिकल्स की मूवमेंट है, इसके दो नाम है। कौन से? काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्या है बेटा? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू हीट। हीट इज़ द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। कि अब एक पार्टिकल के अंदर कितनी थर्मल एनर्जी मौजूद है वो उस चीज़ को क्या बोला जाता है जी? हीट बोला जाता है। ठीक है, एक पार्टिकल्स के अंदर कितनी थर्मल एनर्जी मौजूद है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। उसके बाद है जो मैटर है किसी से मिलकर बना होता है बेटा? एटम से, मॉलिक्यूल से और आयन से। किससे? एटम से। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जबकि एटम या मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर अगर कोई चार्ज होता है, एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई अगर क्या होता है? चार्ज होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मोशन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड और कूल्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट या कूल किया जाता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जब भी किसी मॉलिक्यूल को, आयन को या एटम को हीटअप किया जाएगा तो उसके जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यह है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मटेरियल पार्टिकल्स। जब कोल्ड स्टेट में होते हैं, जब क्या होता है बेटा? कोल्ड स्टेट में होते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। सेकेंडली इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद जब इनको हीटअप किया जाता है तो मॉलिक्यूल या एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। और जो मॉलिक्यूल या एटम का साइज़ होता है वो क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। क्या होता है? और इसके जरिए जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ भी क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। जब उसको क्या किया जाता है? हीटअप किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नेक्स्ट है हीट लॉस और हीट गेन। व्हेन वाटर और सम अदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रीजर इट लूजेज थर्मल एनर्जी। ठीक है, हीट लॉस कि जब हम किसी चीज़ को फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो हीट एनर्जी क्या कर देता है? लॉस कर देता है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स कोल्ड। व्हेन सम आइस क्यूब्स टेकन इन अ बीकर आर हीटेड ऑन अ बर्नर द थर्मल एनर्जी ऑफ द आइस इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट इट मेल्ट्स। ठीक होगी बात? अच्छा जी, जब थर्मल एनर्जी कम होगी तो उस चीज़ का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी उस चीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, जब हम उसको स्केल की मदद से मेजर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। कौन सी चीज़ हमें बताती है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? तो ये हमारी है सेंस ऑफ टच है। ये क्या है? सेंस ऑफ टच है। नेक्स्ट है आप एक स्पून को लेते हैं तो एवरेज उसका टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है, गर्म पानी में अगर रख देंगे तो पूरे का पूरा स्पून क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड।
The degree of hotness or coldness of an object is called its temperature. The hotter is an object, the greater its temperature. Heat and temperature are closely related. The temperature of an object can be changed by the addition or removal of heat. तो टेम्परेचर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हीट ऐड कर दें, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा. हीट कम कर दें, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, जो चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है टेम्परेचर को, उसे क्या कहते हैं? अच्छा जी, थर्मोमीटर इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास ट्यूब. यूजुअली किसका होता है बेटा? शीशे का होता है, शीशे का बना होता है. हैव अ फाइन बोर इन इट, और बीच में पतला सा इसका बोर होता है. बोर होल को कहते हैं. बोर किसको कहते हैं? होल को कहते हैं जो इसके अंदर सुराख होता है, जिसके अंदर मरकरी डला होता है. देखिए शीशे की एक ट्यूब है और अंदर से हॉलो होती है. अंदर से क्या होती है? हॉलो होती है. और फाइन बोर का मतलब है कि इतना बड़ा नहीं होता, वो जो होल होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता. उसके अंदर क्या डाला होता है? मरकरी डाला होता है. अब ये जो सिरा है इसको बल्ब कहते हैं. मरकरी इसके अंदर होता है. मरकरी क्या होता है? इसके अंदर होता है. जब इसको हम गर्म करते हैं तो मरकरी क्या होता है बेटा? एक्सपैंड करता है. क्या करता है? एक्सपैंड करता है. और जहाँ तक उसको हीट दी जाती है वहाँ तक वो पहुँच जाता है. और जब उसको हीट रिमूव कर दी जाती है तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है. ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर जो नंबर्स लगे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्केल बोला जाता है. ये जो बीच वाली है ये नैरो ट्यूब है, और उसके ऊपर जो कवर है वो किसका है? ग्लास का है. थर्मोमीटर की समझ आ गई? बल्ब के अंदर या तो मरकरी डाल सकते हैं, दूसरी कौन सी चीज़ होती है? अल्कोहल भी होता है. क्या होता है? अल्कोहल भी. लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर होता है. ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि गर्म करेंगे तो जनाब वैल्यू बढ़ेगा और उसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. अब जो स्केल यूज़ होते हैं, 3 स्केल यूज़ होते हैं. कितने स्केल यूज़ होते हैं बेटा? 3 स्केल यूज़ होते हैं. यहाँ पे 2 बने हुए हैं, तीसरा मैं देखता हूँ नीचे है तो ठीक है, नहीं तो खुद बना देते हैं. ये मौजूद हैं, यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, वीडियो में ये थोड़ा कट रहा होगा, लेकिन ये है कि स्केल को देखना है तो इसको थोड़ा सा हम यहीं पे एडजस्ट रखेंगे. देखें, फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है बेटा, ये कहाँ से शुरू होता है? 32 से शुरू होता है. कहाँ से शुरू होता है? 32 से. सेल्सियस कहाँ से शुरू होता है? 0 से. और केल्विन कहाँ से शुरू होता है? 273 से. और फ़ारेनहाइट के ऊपर जो पानी बॉयल होता है कितने पे होता है? 212 पे. सेंटीग्रेड में 100 पे. और केल्विन में 373 के ऊपर. जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए. 98.6 फ़ारेनहाइट होता है. सेल्सियस स्केल में यही 37 सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल में 310 के. याद रखिएगा जो केल्विन है ये लैब में यूज़ होते हैं. किस में यूज़ होते हैं? लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होते हैं. ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं बेटा? लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं. जो बुखार हम मेजर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है. सेल्सियस भी यूज़ होता है. मेरे पास सेल्सियस भी मौजूद है. तो यहाँ तक ये बात, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए. अब देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं इनको. जो सवाल आता है किससे रिलेटेड आता है? यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड आता है. तो अब इसको वापस चलते हैं, और बल्कि इसी के ऊपर मैं आपको करा देता हूँ ताकि ईजी रहे. देखें, अगर मैं सेल्सियस और केल्विन को आपस में कंपेयर करूँ तो बीच क्या है? ये 100 से शुरू हो रहा है. ये कितने से शुरू हो रहा है बेटा? 273 से. इस पे पानी कितने पे बॉयल हो रहा है? 373 पे. इस पे कितने हो रहा है? सॉरी ये 0 है, यहाँ पे 0 लगाना है. सॉरी फॉर दिस. ये कितना होगा? 100. इसका मतलब है इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट आपस में क्या है? इक्वल हैं. क्या है? इक्वल हैं. क्योंकि अगर इधर 1 होगा तो इधर कितना हो जाएगा? 274 हो जाएगा. तो ये तो आपस में इक्वल हैं. सिंपल क्या करना है, अगर सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करनी है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 273. क्यों? इसका 0 किसके बराबर है? 273 के. तो इसकी वैल्यू अगर उसके बराबर करनी है तो क्या करेंगे? 273 क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे. और अगर केल्विन से सेंटीग्रेड बनाना है, और अगर केल्विन से सेंटीग्रेड बनाना है तो फिर क्या करेंगे? -273 कर देंगे. केल्विन में से सेंटीग्रेड निकल आएगा. आसान मुश्किल? अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है. बजाय इसके कि मेरे को आपको रटे लगाऊं, यहाँ इन स्केल्स की मदद से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, फ़ारेनहाइट पे 0, अगर सेल्सियस पे 0, इधर 273, तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या है बेटा? 32 फ़ारेनहाइट. अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें एक गिवन है सेल्सियस में 50 गिवन है. कितना गिवन है?
50 गिवन है। देखिए इसकी 1 डिग्री 1.8 के बराबर होती है, याद रखिएगा। इसके ऊपर सेल्सियस के ऊपर अगर 1 डिग्री होगी तो यहाँ पे वो कितने की इक्वल होती है, 1.8 के। भाई ये याद रखना है, ये याद रख लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें 50 सेल्सियस गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1.8 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ़ारेनहाइट की डिग्री आ जाएगी। तो 1.18590, तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90 हमें वैल्यू मिल गई है। लेकिन 90 हमारा जवाब नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये स्केल शुरू हो रहा है 32 से। ये स्केल किससे शुरू हो रहा है, 32 से। तो हम क्या करेंगे, इस 90 के अंदर बेटा 32 को ऐड कर देंगे। बात क्लियर होगी, आसानी से कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया। तो जवाब क्या आ जाएगा इसका, 122। ठीक है, और ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट। अब इसका फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा बेटा, कि सबसे पहले जो सेंटीग्रेड में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर लें बेटा, 1.8 के साथ। जो जवाब है उसमें क्या करें, 32 ऐड कर दें। आसान हो गया या मुश्किल हो गया, ठीक है। और अगर आपने अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 212 ही गिवन है। कितना गिवन है, 212 ही गिवन है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले याद रखें कि उसकी डिग्री तो इसकी 1.8 के बराबर है उसके, लेकिन इसमें 32 ऐड भी हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन होती है उसमें से माइनस कर देंगे 32 को। क्या कर देंगे, 32 से क्या कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1.8 के साथ। तो ये हमारे पास निकल आएगा। आसान या मुश्किल, ये सवाल न्यूमेरिकल काफ़ी मैं 10-12 इसके अंदर डालूंगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब आ जाते हैं केल्विन के अंदर। याद रखें जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया तो प्लस कर दें, 273 केल्विन बन जाएगा। आसानी बात। सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया ना, तो फिर क्या कर लें, 273 को ऐड कर दें। या अगर केल्विन गिवन है और फ़ारेनहाइट बनाना है तो सबसे पहले उसमें से कर लें -273। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीग्रेड में। अब वही सेंटीग्रेड वाला फार्मूला लगा के आप उसको हल कर सकते हैं। आसान या मुश्किल, ठीक है। तो ये 32 का ख्याल रखना है कि 32 जब आपने सेल्सियस से उसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 1.8 करके फिर 32 ऐड कर देने। लेकिन जब फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो पहले वही 32 रिमूव कर देना है, क्योंकि वो उसकी डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो 32 एक्स्ट्रा है, उसको निकाल के बाकी को 1.8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सेल्सियस में भी आ जाएगा। आसान था या मुश्किल था, ठीक है। अब आते हैं बुक के ऊपर क्या गिवन है उसको देख लेते हैं ज़रा। इसको अभी अपनी जगह पे ले आते हैं, यहाँ पे हम मौजूद थे, ठीक है। कॉमन स्केल्स, शॉर्ट लाइंस आर मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर टू नोट द अल्कोहल मर्करी लेवल। छोटी छोटी लाइनें लगाई जाती हैं ताकि हम इसका लेवल देख सकें कि मर्करी या अल्कोहल का लेवल इसके ऊपर क्या है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड टेम्परेचर स्केल्स। इनको क्या कहा जाता है बेटा, स्केल्स कहा जाता है। ये जो छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं। 2 टेम्परेचर स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड, सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। ये आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। तीसरा स्केल मैंने आपको बताया वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, लैब के अंदर यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, तो फिगर 10.3 shows the 2 scales on the thermometer. These scales are based on the temperature of the melting of ice and boiling. तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ आइस के ऊपर ये आपको 2 स्केल गिवन है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं, जैसे ये क्या, ये बल्ब है, ठीक है। उसके बाद ये 32 फ़ारेनहाइट है, जहाँ से ये किसके बराबर होता है, ये 0 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये लेवल इसके अंदर दिखाया गया है। अंदर इसके अंदर क्या है, ये ग्लास है और अंदर क्या है उसके, ये नैरो ट्यूब है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, उसके अंदर सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में भी। हाँ जी, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर आर 2 फिक्स टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर है, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती, ये फिक्स टेम्परेचर है। ऑन द सेंटीग्रेड स्केल द इंटरवल बिटवीन 2 फिक्स टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। तो जो सेंटीग्रेड स्केल है, जो इंटरवल है, जो वक्फा है, उसके कितने से किए गए हैं बेटा, 100 से किए गए हैं। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीग्रेड। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द इंटरवल बिटवीन 2 फिक्स टेम्परेचर डिवाइडेड इनटू, इसके कितने से किए गए हैं, 180 इक्वल डिवीजन की गई हैं। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ फ़ारेनहाइट या फ़ॉरेन डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री। केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को दूसरा स्केल क्या कहा जाता है बेटा, एब्सोल्यूट स्केल का नाम भी दिया जाता है। केल्विन स्केल का दूसरा नाम क्या है, ये सवाल हो सकता है, एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज अडॉप्टेड बाय सिस्टम इंटरनेशनल। ये ऐसा यूनिट के अंदर केल्विन जो है इसका यूनिट है।
टेम्परेचर के यूनिट क्या है बेटा, केल्विन है। एज रेफरेंस पॉइंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 के। इंटरवल बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल इंटरवल्स। ईच इंटरवल ऑन द स्केल इज कॉल्ड 1 केल्विन एंड डिनोटेड बाय के। ठीक है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर का जो मतलब 0 किसके बराबर होता है, 273 के होता है बराबर, और 100 किसके बराबर होता है बेटा, 373 के। और 273 और 373 के बीच में कितना इंटरवल है, 100 का। ठीक है, और हर जो डिग्री है उसको क्या है, सिंपल 1 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेंटीग्रेड में और केल्विन में दोनों में जो डिग्री का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बराबर है। क्या है, बराबर है। जो इंटरवल है उसको जो डिवाइड किया गया है वो इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट में 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड में या केल्विन है किसके बराबर है, 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, फॉर कन्वर्टिंग द टेम्परेचर, ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके ऊपर इशू होगा। बात ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो फार्मूला है, अब देखें फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5, ये 1.8 के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, किसके, 1 बाय। अब ये गलत है, ये फार्मूला क्या लगा हुआ है, अब ये बुक वाले से गलती हुई है। क्या हुआ है, बुक वाले से गलती हुई है। लेट्स सी कि क्या हम इसको देखें। अब आपने क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है बेटा फ़ारेनहाइट मालूम करने के लिए फार्मूला उसने में क्या दिया है, 9/5। 9/5 को 1.8 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1.8 ही लिखते हैं। ये एक ही चीज़ है। और क्या है, C+32, ये फार्मूला के बना है ना। अगर मैं C ले लूँ, 100 ले लूँ, तो फ़ारेनहाइट में जवाब क्या आना चाहिए, 212 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये इसको मैं 9/5 ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सेंटीग्रेड मेरे पास 100 है, प्लस किया 32, तो ये क्या आ जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 132। कैलकुलेटर ले लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए जी हमें। ये कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। अब 9 को डिवाइड किया 5 के साथ, आंसर क्या, वही 1.58 आ गया ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 132 के साथ। देखिए आंसर क्या है, 237.6। तो क्या बुक के अंदर मिस्टेक है, बुक के अंदर क्या है, मिस्टेक है। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ये भी मेरे ख्याल से गलती लगा हुआ है। ये वही आपने फार्मूला वही यूज़ करना है जो आपको मैंने बता दिया। तो ठीक है, ये बुक वाला यूज़ करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, आपका गलत आ जाएगा भाई। ये हो सकता है किसी बुक में करेक्शन हो, लेकिन जो मेरे पास मौजूद है बुक, इसके अंदर ये गलत है। देखें, अगर आपने कन्वर्ट करना है, मैंने बताया कि अगर सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करना है, अगर सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होगा, F इज़ इक्वल टू, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C को मल्टीप्लाई करें किसके साथ बेटा, 1.8 के साथ, या 9/5 आप जो भी लिख लें। और इसको करने के बाद अब ये डिग्रियाँ बन जाएंगी ना फ़ारेनहाइट की। अब इसमें 32 ऐड कर दें, अब इसमें क्या ऐड कर दें, 32 ऐड कर दें। इसी तरह से अगर आपने सेंटीग्रेड बनाना है, क्या बनाना है, सेंटीग्रेड बनाना है, तो सबसे पहले जो आपको फ़ारेनहाइट गिवन है उसमें से 32 माइनस कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद क्या है, डिवाइड कर दें किसके साथ, 1.8 के साथ। ये खैर ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला ठीक है, और ये फार्मूला क्या है, ये गलत है। बात क्लियर होगी, आसानी से कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। और अगर केल्विन भी आ जाए, अगर केल्विन भी आ जाए तो पहले क्या करें, केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें और फिर यही फार्मूला यूज़ कर लें। बात सही है कि गलत है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट का केल्विन बनाना है उसको भी यही करें, पहले सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें और फिर 273 ऐड करके उसको केल्विन बना लें, ठीक है। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें और फिर क्या करें, प्लस 273 करेंगे तो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। ईजी या मुश्किल, ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओके। कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस दिए गए हैं। हीट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद है ऐसे यूनिट क्या है, हीट का ऐसे यूनिट क्या है, ये जूल है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। हीट एनर्जी का जो क्या है जी, जूल है। क्या यूनिट है इसका, जूल है। जबकि टेम्परेचर का क्या है बेटा, केल्विन है। क्या है बेटा, केल्विन है, सही है। उसके बाद है अदर यूनिट ऑफ हीट भी है, कैलोरी। जूल के अलावा और कौन सा यूज़ होता है बेटा, कैलोरी यूज़ होता है। कैलोरी यूजुअली हम जब खुराक कंज्यूम करते हैं तो ये फूड की मेजरमेंट के हवाले से होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे स्केल हैं वो क्या हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। तो ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। थर्म मीन्स हीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्म का क्या मतलब होता है, हीट। थर्मल एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि जनरली जब कोई मटेरियल्स एक्सपेंड होते हैं, कब, जब वो हीटअप किए जाते हैं। ये मैंने पहले वैसे क्लियर कर दिया इसके अंदर कि जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है, लेट्स से कि उसका साइज़ है इतना बेटा, जब हीट करेंगे तो वो क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ क्या हो जाता है, एक्सपेंशन में बड़ा हो जाता है। देखिए जब ये खुद बड़े होंगे, अब फ़र्ज़ करें ये कोई एक मटेरियल था, तो क्या इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया कि नहीं इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद एक्सपेंड होते हैं, तो और उनके दरमियान गैप क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। जो गैप होता है वो भी बढ़ जाता है, तो उसके वजह से उसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दैट थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इसी तरह से अगर हम इसको कूल करेंगे तो इनका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाता जाएगा। क्या होता जाएगा, छोटा, और बीच में जो गैप होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जो मटेरियल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा जी, यूजुअली सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट। जब उसको हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, और अपने उनके दरमियान जो फासला होता है वो क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता जाता है। इसकी वजह से सॉलिड क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। बात समझ लगी। इसी तरह से क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं गेन एनर्जी ऑन हीटिंग एंड आर फोर्स फर्दर अपार्ट, और उनका भी दरमियान को फासला होता है, क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो कितना एक्सपेंड करेंगे ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को गर्म किया जा रहा है। फॉर गिवन राइज इन टेम्परेचर अ लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन अ सॉलिड। लेकिन ये याद रखिए कि जो लिक्विड की एक्सपेंशन है, जो लिक्विड की एक्सपेंशन है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, और सॉलिड की एक्सपेंशन उसी टेम्परेचर पे क्या होती है, कम होगी। ठीक है, अगर दो चीज़ें हमने रखी हैं, एक क्या है, लिक्विड है, और दूसरा क्या है, सॉलिड है, और सेम टेम्परेचर है, राइज टेम्परेचर राइज क्या है, दोनों का सेम टेम्परेचर के साथ उनको हीटअप करते हैं, तो जो लिक्विड है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और जो सॉलिड है वो कम एक्सपेंड होगा। उसके बाद है गैसेज एक्सपेंड इनॉर्मसली ऑन हीटिंग। अब गैसें बहुत बुरी तरह एक्सपेंड करती हैं। इसी वजह से अगर आपके पास कोई सिलेंडर पड़ा है, लेट से अब गैस का सिलेंडर है, उसके नीचे तुम आग जला दो, क्या ख्याल है, फटेगा नहीं फटेगा? क्यों फटेगा? गैसों ने एक्सपेंड किया, और प्रेशर इतना अंदर बिल्ड हो गया कि वो कंटेनर्स की जो वॉल्स थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो क्या होगा, फिर ब्लास्ट हो गया। तो आप समझ लगी कि गैसों की एक्सपेंशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है हीटिंग के ऊपर। दे कैन कॉज एक्सप्लोजन ऑन हीटिंग इन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस से मुराद है अगर वो गैसेस किसी महदूद जगह पे मौजूद हैं, कहीं बंद हैं, कहीं हैं बंद हैं, और उनको आप हीटअप करेंगे तो वो क्या कर सकती हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है। सम सॉलिड एक्सपेंड्स वेरी लिटल, ठीक है, कुछ सॉलिड्स इतने कम एक्सपेंड करते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। जो डिफरेंट मेटल्स हैं एक्सपेंड और कंट्रैक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड बाय डिफरेंट अमाउंट। तो जो सॉलिड हैं उनका आपस में भी वेरिएशन है, सॉलिड्स का आपस में भी वेरिएशन होता है कि एक सॉलिड है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, और दूसरा सॉलिड क्या होगा, वो कम एक्सपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड, अगर 1 मीटर का ब्रास का रॉड है, उसको अगर आप गर्म करें तो वो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है, अगर 100 सेंटीग्रेड हो, तो टोटल लेंथ की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 mm बढ़ेगा। अब 1000 में अगर आप एक ऐड कर दें तो कोई फ़र्क का पता चलेगा? इसका मतलब है कि अगर ब्रास के रॉड को 100 सेंटीग्रेड पर रख दिया जाए, उसका जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, 1000 से क्या हो जाएगी, 1001 हो जाएगी, 1001 हो जाएगी। तो बहुत ही माइनर सी उसके अंदर क्या है, चेंज आती है। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं एक्सपेंड डिफरेंटली, और हाउ मच अ मटेरियल विल एक्सपेंड लार्जली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस है वो किस किस्म का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा कि कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड होगी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेरी गुड।
आपकी आवाज़ अच्छी है, लेट मी टेल यू, योर वॉइस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, उसके बाद है इन अ फायर, अगर फायर है, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील बीम्स, कंक्रीट एंड ग्लास कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज। कहते हैं कि जब आग लगी होती है तो जो उसके अंदर स्टील यूज़ हुआ है, उसके अंदर जो कंक्रीट यूज़ हुआ है और जो ग्लास यूज़ हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से शदीद बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये नुकसान होता है। उसके बाद है, अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया बेटा, ये बॉल आप इसमें से गुजार रहे हैं, बॉल इसमें से आप गुजार रहे हैं यहाँ पे पहली में, तो बॉल गुजारा पड़े आराम से। अब क्या करें, इस बॉल को हीट कर दें, इस बॉल को क्या करें, हीट कर दें। अब बॉल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बॉल इसमें से नहीं गुजरेगा। लेकिन अब दूसरी सूरत है कि आपने एक ऐसा लिया जिसका अंदर वाला साइज़ कम है और बॉल का साइज़ क्या है, बड़ा है। अब आपने इसको जब गुजारा है तो नहीं गुजरा, अब नहीं गुजरा, अब इसको हीट करें। अब इसका जो बीच का गैप है वो बढ़ जाएगा, बीच का गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड करेगा बाहर की तरफ। क्या होगा, बाहर की तरफ, अंदर जो हॉलो पोर्शन है वो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और ये बाल उसमें से निकल जाएगा, ये बाल उसमें से निकल जाएगा। अब अगर आप उसको ठंडा होने दें तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और बाल दोबारा उसमें से नहीं गुजरेगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा जी, ये जो है एक होता है अपेरेंट एक्सपेंशन और एक होता है रियल एक्सपेंशन। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। लेट्स सी के इसने यहाँ पे ओके बेटा, अगर आप इस तरह के किसी बर्तन को लेंगे और उसमें आप किसी चीज़ को, लिक्विड को अगर हीटअप कर दें तो क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नहीं, इसको देखें, इस तरह का एक बर्तन है आपने लिया है, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा या कम होगा, उसका जो लिक्विड का लेवल है राइज होगा या कम होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उसको हीट करते हैं तो पहले जो लिक्विड का लेवल है वो कम हो जाता है। लिक्विड का लेवल क्या हो जाता है, कम। वजह क्या है, जो सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर उसका असर ज़्यादा होता है और जो लिक्विड है उसके ऊपर हीट का असर कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट किसको मिल रही है बेटा, जो बर्तन है उसको मिल रही है। तो लिक्विड को तो जो हीट जा रही है किसके जा रही है, बर्तन के थ्रू जा रही है। तो सबसे पहले जब उस पॉट को या उस कंटेनर को जो आपको गिवन है उसको जब हीट पहुंचेगी तो वो क्या हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो लिक्विड का लेवल किधर चला जाएगा, नीचे। अब जब लिक्विड हीट अप होगा तो अब इसका लेवल ऊपर हो जाएगा। ठीक होगी बात, ये समझ लगी नहीं लगी कि जब उसको पहले हीट अप किया जाता है तो पहले क्या होता है, उसका लेवल नीचे को जाता है और फिर क्या है, जब दोबारा उसको हीट करते हैं तो किधर को जाता है, ऊपर को जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसको तो पढ़ते हैं। द अबव एक्टिविटी विल लेट यू नो दैट फर्स्ट द लेवल ऑफ द कलर लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब फॉल्स। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होगा, जो उसका लेवल होगा क्या होगा बेटा, नीचे को जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम इट राइजेज अप। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग फर्स्ट द फ्लास्क एक्सपैंड, इसको फ्लास्क का नाम दिया गया है इस बर्तन को। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम और कैपेसिटी टू कंटेन अ लिक्विड इंक्रीजेज, उसका खुद अपना वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसमें जो गुंजाइश है लिक्विड को स्टोर करने की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो लिक्विड का लेवल है जो हमें नज़र आता है वो क्या आता है कि कम हो गया है। दिस मेक्स द लेवल ऑफ द कलर्ड water in the glass tube fall. When the flask gets hot, the colored water filled in it absorbs heat. This makes the liquid expand and its level in the glass tube rises up. It shows that liquid expands on heating. When the system is cooled to room temperature, the level of the water in the glass tube falls to its original position. It means liquid contract on cooling. ठीक है, ये पहले हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अच्छा जी, liquid in drum and pans may overflow when heated. आपने ड्रम में रखा हुआ है, किसी बर्तन में रखा है, हीट करेंगे तो ओवरफ्लो करेगा दूध वगैरह या चाय, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है जो आप देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपैंड एट अ ग्रेटर रेट दैन सॉलिड्स। अब ये याद रखिएगा, लिक्विड का जो एक्सपेंशन रेट है वो क्या है बेटा, सॉलिड से ज़्यादा है। यही वजह है कि जब एक बर्तन में हम किसी पानी को या दूध को या चाय को गर्म करते हैं तो वो बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंशन हुई है, अब बर्तन की भी एक्सपेंशन होगी, सॉलिड है उसकी भी एक्सपेंशन होगी, लेकिन उसकी एक्सपेंशन कंपैरेटिवली क्या है, कम है। लेकिन जो
लिक्विड है उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा है, इसलिए वो पॉट से क्या होता है, बाहर आ जाता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आगे चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हमें दिखाया गया जनाब अली। लेट्स सी के क्या है जी कि टेक एन एम्प्टी, इसको छोड़ देते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है? दिस एक्टिविटी विल मेक यू लर्न दैट एयर इन द एम्प्टी फ्लास्क एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एज ए रिजल्ट एयर इन द फ्लास्क एक्सपेंड्स एंड एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द वाटर। अच्छा जी, ये बेसिकली इसके अंदर एयर मौजूद है, इसके अंदर एयर क्या मौजूद है, यहाँ पे एक स्ट्रॉ की मदद से इसको इसके अंदर डाल दिया गया है, और ये वाला जो एरिया है ये बाकी कवर्ड है ताकि यहाँ से गैस लीक ना हो। ठीक है, जब आप इसको हीटअप करते हैं तो इसके अंदर जो एयर मौजूद है वो एक्सपेंड होकर किधर जाती है, ग्लास के अंदर जाती है, और ग्लास में आप वाटर के बबल्स को देख सकते हैं कि वहाँ पे बबल्स का क्या मतलब है कि गैस यहाँ पे इंटर हो रही है, गैस वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर इंटर हो रही है। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क कंट्रैक्ट्स, एज ए रिजल्ट अ सक्शन इज क्रिएटेड इन द फ्लास्क व्हिच पुल्स द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब अप। अब जब इसमें से आप हीट रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अब देखें वहाँ से जो गैस थी वो जनाब अली लिक्विड के अंदर दाखिल हो गई बात। अब लिक्विड एयर का जो अपना जो बेसिकली चीज़ थी वो कम हो गई है कि नहीं कम हो गई है? इस बर्तन के अंदर ये जो बल्ब टाइप आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो फ्लास्क है, इसके अंदर जो एयर है वो लेवल कम हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ तो बाहर निकल चुकी है। अब आप जब फायर को हटा लेते हैं तो अंदर वाली एयर जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब एयर ठंडी होगी, अब वहाँ पे क्या है, एयर कम हो गई है। अब एयर वहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। उस एयर के कम होने की वजह से जो पानी होगा वो किधर चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। सक्शन इफेक्ट से क्या कहते हैं, सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, अंदर एयर का प्रेशर क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, पानी को अंदर खींच लेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद है इफ़ एयर इज फिल्ड इन टू द कार टायर्स टू द फुलेस्ट। अगर कार के टायर में हम फुल भर दें हवा, आप उसको दौड़ाएं रोड के ऊपर, अब 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है गाड़ी, तो अंदर जो टायर हैं गर्म होंगे कि नहीं होंगे? टायर गर्म होंगे ना, ज़मीन के साथ लग रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, गर्म होंगे नहीं होंगे? अब एयर अंदर जो है वो भी रिलेटिवली गर्म होगी कि नहीं होगी? अब एयर क्या होगी, गर्म होगी, क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब एक्सपैंड होगी तो टायर के ब्रस्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए स्पेशली गर्म मौसम में जो टायर के अंदर हवा है वो थोड़ी सी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, ताकि एक्सपेंशन की सूरत में नुकसान का ख़तरा ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, या क्या इस्तेमाल होता है? सबसे पहले है रिविटिंग। सबसे पहले क्या है, रिविटिंग। ये दो रिविट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बेटा बेसिकली चीज़ों को लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्या करने के लिए, लॉक करने के लिए। अब मेटल की दो प्लेट्स हैं, मेटल की दो प्लेट्स हैं, उनको आपस में जोड़ना है। अब क्या करेंगे, बांध देंगे? बांध तो नहीं सकते ना उनको, क्या करेंगे, तो वेल्डिंग तो कोई, अगर कल को लैदा करना हो फिर क्या करोगे? ठीक है, अब वेल्डिंग कैसे करोगे, उनको बीच में बाहर से लगाओगे, वो इतनी मजबूत नहीं होगी, वेल्डिंग तो टूट भी जाती है, वेल्डिंग तो टूट भी जाती है। तो क्या करती है, रिविटिंग की जाती है। क्या की जाती है बेटा, रिविटिंग की जाती है। अब ये कैसे किया जाता है, अब क्या जी, व्हेन अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट कंट्रैक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन। जब किसी हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट को कूल किया जाता है तो ये बेटा क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। दीज फोर्सेज आर यूज्ड इन रिविटिंग द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। हार्ड रिविटिंग इज अ कॉमन मेथड टू फासन टू मेटल प्लेट्स फर्मली। अगर आपने दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा, रिविटिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे। कैसे की जाती है, अ रिविट कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। एक रिविट की स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, शाफ्ट है। ये क्या है, शाफ्ट है। उसके बाद विद अ हेड ऑन वन हेड, और एक साइड पे क्या होता है, उसका हेड होता है। द एंड अपोजिट टू इट्स हेड इज कॉल्ड बक टेल। जो ये वाला हिस्सा है शाफ्ट वाला, इसे क्या कहा जाता है बेटा, बक टेल। For joining the two steel plates, they are placed one above the other and the holes are drilled in them. तो एक दूसरे के ऊपर उन प्लेटों को रख दिया जाएगा और उनके बीच में क्या कर दिए जाते हैं, होल किए जाते हैं, ताकि इस रिविट को क्या किया जा सके, गुजारा जा सके। अच्छा जी, the rivets, small steel rods are made red hot and inserted in the holes of the plates. जो
रिविट्स हैं उनको क्या किया जाता है बेटा, रेड हॉट कर दिया जाता है और किसमें, होल्स के अंदर से गुजार दिया जाता है। द एंड ऑफ द रिविट आर हैमर्ड इनटू द होल, जो रिविट्स के एंड होते हैं उनको हैमर कर दिया जाता है। दिस बिकम्स ईजी बिकॉज हिटिंग ऑफ द रिविट्स सॉफन देम, व्हेन द रिविट्स कूल दे फोर्स प्लेट्स टू कम क्लोजर एंड फर्मली ग्रिप देम टुगेदर, दिस मेक्स द जॉइंट वाटर प्रूफ और स्ट्रीम प्रूफ। अब मैं आपको वैसे उर्दू में बता देता हूँ कि होता क्या है। ये दो प्लेट्स हैं, लेट्स सी के अगर कहीं मैं दिखा सकूँ, चले हम खुद ही बना लेते हैं। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट बेटा ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रिल करके होल कर देंगे। क्या कर देंगे, होल कर देंगे। अब इनको करना है ज्वाइन। क्या करना है, ज्वाइन। तो क्या किया जाता है, इनको गर्म करेंगे, रेड हॉट। क्या कर देंगे, रेड हॉट। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या ये नरम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब गुजार देंगे इसमें से, क्या गुजार देंगे, इसके अंदर से हम रिविट को क्या कर देंगे बेटा, गुजार देंगे। अब हेड इसके ऊपर होगा, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से गुजार देंगे। जब इसको गुजार देंगे, आप क्या करेंगे, दूसरी साइड से इस साइड पे इसके ऊपर कोई चीज़ रख देंगे और दूसरी साइड से क्या करेंगे, हैमर करेंगे। क्या करेंगे, इसको हैमर करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी एक हेड बन जाएगा, दूसरी साइड पे भी क्या बन जाएगा, एक हेड बन जाएगा। अब ये गर्म है, ये क्या है, गर्म है, बीच में गैप तो रहेगा, बीच में गैप तो थोड़ा सा होगा। हालांकि अपने हैमर कर दिया, अपनी तरफ से पक्का जोड़ दिया है, लेकिन जब ये रिवेट ठंडी होगी तो ये क्या हो जाएगी, मज़ीद छोटी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, उससे क्या होगा, प्लेटें और ज़्यादा मजबूती के साथ आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर एक फ़र्ज़ करें कोई प्लेट है और उसके ऊपर आपने 20-25 इस तरह से रिवेट लगा दिए, तो वो क्या कर देंगी, वो बिल्कुल ऐसे उन प्लेटों को जोड़ देंगी कि बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। तो ये बिल्कुल जैसे एक प्लेट बन जाती है, ऐसे एक प्लेट बिल्कुल बन जाएगी। और रिवेट का तरीक़ाकार क्या होता है, उसको पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके सुराखों में से गुजार के और दूसरी साइड पे हैमर के ज़रिए उसको क्या कर दिया जाता है, दूसरी साइड भी एक तरह का हेड बना दिया जाता है। जब रिवेट ठंडी हो जाती है तो कंट्रैक्ट होकर प्लेटों को आपस में और ज़्यादा क्लोज कर देती है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। रिवेटिंग क्या है, ठीक है। वन एंड ऑन द रिवेट इज हैमर्ड फ्लैट टू फॉर्म अ न्यू रिवेट हेड। जब उसके हम दूसरे फ्लैट वाली साइड पे हैमरिंग करते हैं तो वहाँ भी क्या बन जाता है, एक हेड बन जाता है। उसके बाद है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। अब व्हील के ऊपर आपने मेटल टायर चढ़ाना है। क्या करना है, फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। अगर एक व्हील गिवन है और उसके ऊपर आपने चढ़ाना है लोहे का टायर। अब बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। जो चीज़ आपने ऊपर चढ़ानी है उसका साइज़ और जिस चीज़ के ऊपर चढ़ना है वो बिल्कुल इक्वल होगा, थोड़ा सा गैप भी नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, जिस चीज़ को ऊपर चढ़ाना है उसको क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे और गर्म करके उसके ऊपर रख देंगे। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, कंट्रैक्ट होकर पक्का उसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ और टायर का साइज़ क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बिल्कुल चढ़ जाएंगे और ये कभी भी अब नहीं उतरेंगे, कभी भी नहीं उतरेंगे अनटिल अनलेस कि एक चीज़ को बिल्कुल टूट फूट ना जाए। तो वो टूट तो सकती है, अब उतरेगी नहीं, क्योंकि दोनों का साइज़ क्या है, इक्वल है। दोनों का साइज़ क्या है, बिल्कुल इक्वल है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है, तो ये कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे। मतलब जितनी स्पीड भी आप गाड़ी को चला लें, अब वो उससे वो मेटल टायर रिमूव नहीं होगा, क्योंकि दोनों का साइज़ ही सेम है, दोनों का साइज़ ही सेम है। तो बड़ा आसान तरीका है। और ये बेरिंग्स में अक्सर यूज़ होता है। जो बेरिंग्स वगैरह फिक्स किए जाते हैं, क्योंकि बेरिंग्स जब फिक्स करते हैं तो आप उसको नेट बोल्ट की वजह से फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है जहाँ पे बेरिंग्स लगे होते हैं, तो उनको भी इसी मेथड के ज़रिए क्या किया जाता है, बेरिंग को पहले क्या करते हैं, जिसके अंदर लगाना है तो बेरिंग को अब या तो बेरिंग को आप ठंडा कर लेते हैं। बेरिंग को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, उसको उस जगह पे रख देंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो बेरिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। या दूसरा, जिस चीज़ के अंदर लगाना है, जिस चीज़ के अंदर बेरिंग लगाना है उसको गर्म कर देंगे, अब वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब उसके अंदर बेरिंग लगाएं, बड़े आराम से लग जाएगा। उसके बाद वो चीज़ जब गर्म से दोबारा ठंडी होगी, अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी, तो बेरिंग को क्या कर लेगी, मजबूती से पकड़ लेगी और बेरिंग रिमूव नहीं होगा। तो ये है तरीक़ाकार, क्या है, फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। तो पढ़ लेते हैं, द मेटल टायर विच इज़ टू फिक्स ओवर द व्हील इज़ मेड स्मॉलर इन डायमीटर एज़ कम्पेयर टू द व्हील। अब यहाँ पे इन्होंने जो दिया है, उसने क्या है कि जिसको उसके ऊपर चढ़ाना है उसका साइज़ व्हील से भी छोटा रखें, व्हील से भी छोटा रखें। लेकिन ये याद रखिएगा, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं रखा जा सकता। क्यों, अगर ज़्यादा छोटा रखेंगे और बहुत ज़्यादा गर्म करके उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब वो कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
क्योंकि एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा उसको वो कंट्रैक्ट भी नहीं हो सकता साइज़ की वजह से। यूजुअली क्या किया जाता है, तकरीबन इक्वल रखे जाते हैं, लेकिन बुक के ऊपर है छोटा रख रहे हैं तो आपने जहन में ये रखना है, क्या रखना है आपने, जिस चीज़ के ऊपर चढ़ाना है उसको क्या रखना है, छोटा रखना है, फिर उसको हीटअप करके उसके ऊपर चढ़ा देना है। तो फिर जब वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मजबूती से उसको जकड़ लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ। कंक्रीट इन रोड्स एंड पाथ्स एक्सपेंड इन द समर। जो कंक्रीट होते हैं रोड के अंदर बेटा क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। दिस मेक्स द रोड रप्चर्ड, जिससे रोड क्या होता है, रप्चर हो जाता है। टू अवॉइड सच लॉस स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन फ्यू मीटर्स इन द कंक्रीट रोड्स एंड पाथ। जो बेटा कंक्रीट के रोड स्पेशली मोटरवे जो इस तरह की जगह बनाई जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी गैप के बाद ना छोटे छोटे गैप, बिल्कुल छोटे छोटे गैप छोड़ दिए जाते हैं, ताकि समर में जब रोड एक्सपेंड हो तो एक्सपेंशन की वजह से जो दूसरी साइड है उसको डैमेज ना हो, इतनी जगह मौजूद हो कि वो रोड एक्सपेंड हो सके। अगर जगह नहीं होगी तो दूसरी साइड और ये साइड आपस में एक दूसरे को जोर लगाएंगे और रोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, रेलवे ट्रैक्स। अब ये देखें रेलवे ट्रैक्स के बीच में भी गैप छोड़े जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि देख सकें, ये नज़र आ रहे हैं। ये जिसने रेलवे ट्रैक देखा है उसको ये अच्छे से मालूम होगा। ये बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरी की पूरी एक इकट्ठी पट्टी नहीं होती है कि जनाब इधर से लाहौर से लेकर कराची तक एक ही वो पीस बिछा हुआ है। ये ख़ास लेंथ के पीसेस होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, ये बोल्ट्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इनको बोल्ट्स के ज़रिए क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है इन पीसेस को। लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए रखा जाता है ताकि ये गर्मियों में जब एक्सपेंशन हो तो प्रॉब्लम ना हो। अगर ये एक्सपेंशन की जगह नहीं होगी तो क्या होगा, ये पीस इधर को जाएगा, ये पीस इधर को जाएगा, जोर लगाएंगे तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैक डैमेज हो जाएगा, अपनी जगह से उखड़ भी सकता है। वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड इन हॉट डेज इफ देयर इज नो गैप, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द ट्रेन कैन डीरेल एंड एंडेंजर द पैसेंजर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस की भी साइड के ऊपर गैप छोड़ा जाता है। ब्रिजेस की साइड के ऊपर भी क्या होता है, गैप क्या हो जाता है बेटा, छोड़ा जाता है, ताकि अगर लोहे का ब्रिज है या दूसरा है तो भी क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो सके। अगर पीछे एक्सपेंशन की जगह नहीं होगी तो ब्रिज क्या होगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, in building bridges engineer must account for expansion in their design. This is because gaps are left at one end and that end is supported by the rollers. ये देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, ये बीच में गैप छोड़ा गया है और नीचे क्या लगाए गए हैं, रोलर लगाए गए हैं, ताकि अगर ये एक्सपेंड हो तो ये आगे को जा सके और कंटैक्ट हो तो वापस को आ सके विंटर के अंदर। अच्छा जी, rollers allow the bridge to slide over them smoothly when expand, otherwise large stresses would arise and the concrete would क्रैक। नेक्स्ट क्या है, ओवरहेड पावर एंड टेलीफोन वायर्स। अब इनके दरमियान भी बेसिकली जो है वो सैग छोड़ा जाता है। ये देखें जी, ठीक है क्या जी, ओवरहेड केबल्स एंड टेलीफोन वायर्स राइज्ड ऑन पोल्स एक्सपेंड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, दे कंट्रैक्ट इन द कोल्ड विंटर एंड बिकम टाइट, दे मे इवन स्नैप। स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, झटके से टूट जाना। अलाउंस इज मेड फॉर द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन सो दैट द वायर्स do not sag too much during the day or snap at night। तो इस तरह से गैप छोड़ा जाता है, बिल्कुल सीधा मतलब है कि स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि तार को क्या रखेंगे, थोड़ा सा ढीला रखेंगे, लेकिन इतना ढीला भी नहीं कि जनाब पहली गर्मी हो तो ये बिल्कुल नीचे लटक रहे हो, और ना ही इतना टाइट हो कि सर्दी में ये क्या हो जाए, स्नैप हो जाए। नीचे लटकने को सैग और ऊपर से टूटने को क्या कहते हैं, स्नैप। ना सैग हो ना स्नैप हो। लार्ज बेंड इन द पाइप्स, large bends in pipes, water pipes and pipelines can expand during hot weather and may burst। ठीक है, कि जो वाटर की लाइन्स हैं और जो पाइपलाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं बेटा, गर्मी मौसम में क्या हो सकती हैं, एक्सपेंशन की वजह से फट सकती हैं। द बेंड्स इन द पाइप्स अलाउ देम टू एक्सपेंड और कंट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। अब पाइप के अंदर अगर बेंड होगा तो वो वाली जगह देखें खिंचेगी, तो वो बेंड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बेंड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और क्रैक नहीं होगा। नेक्स्ट है मर्करी अल्कोहल इन द थर्मोमीटर। तो देखिए ये इसका भी यूज़ ये वो सेम ही है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मर्करी बल्ब के अंदर होता है जब या अल्कोहल, फिर उसको जब हीट अप किया जाता है तो वो स्केल में ऊपर को चढ़ता है और फिर हम वहाँ से रीडिंग देख के ले देते हैं कि वो बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ठीक है, उसके बाद है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन। ये पहले वैसे मैं बता चुका हूँ।
कंडक्शन क्या है, सॉलिड्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर होती है। जब एक एंड को गर्म किया जाता है तो वो एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से आगे धकेलता है। वाइब्रेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है। फिर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती जाती है। इसी काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी का नाम भी दिया गया है। और फिर एक से दूसरे एंड तक जो है वो कम्प्लीटली क्या होता है, हॉट हो जाता है। लेट्स सी, इन सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, बहुत क्लोज होते हैं। दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो अपनी पोजीशन है उसी के ऊपर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। व्हेन वन पार्ट ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के एक एंड को हीट करेंगे, इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेन हीट एनर्जी, उसके एटम जो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करते हैं, ड्यू टू विच देयर वाइब्रेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर, उनकी वाइब्रेशन क्या होती है, मजीद बढ़ जाती है। दे कोलाइड विद द नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड कॉज देम टू वाइब्रेट स्ट्रांगली टू, साथ वाले के साथ कोलाइड करेंगे, उसको भी जनाब अली क्या करेंगे, वाइब्रेट कराएंगे इसी तरीके से। इन दिस वे दे ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी टू द नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड ऑनवर्ड्स, वो अपने नेबरिंग को कन्वर्ट करते हैं, उनके नेबर अपने नेबर को, इस तरह से वो जो पूरा रॉड होता है वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सॉलिड टू इट्स अदर पार्ट्स बाई वाइब्रेशंस एंड क्लूजन्स ऑफ द पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। बात क्लियर हो गई, क्योंकि पहले बात हो चुकी है तो इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में दोबारा नहीं जा रहा हूँ। देखना चाहें तो ये अगरबत्ती है, सॉरी ये क्या है, ये कैंडल है, तो कैंडल जनाब अली यहाँ से इसको हीट करेंगे तो ये हीट क्या होगी, यहाँ हैंड तक पहुँचेगी पार्टिकल बाय पार्टिकल। नेक्स्ट क्या है, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें से कि हीट एनर्जी बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है, इन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं, और कुछ होते हैं वो अलाउ नहीं करते हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र, इन्हें बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू ट्रैवल थ्रू देम फास्टर और कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ईजी मूवमेंट को अलाउ करते हैं। बिकॉज इन मेटल हीट इज़ नॉट ओनली कंडक्टेड बाई वाइब्रेटिंग आइटम बट आल्सो बाई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कि सिर्फ इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक जनाब अली क्या है कि वो वाइब्रेशन जो होती है उसकी वजह से, और सेकंड क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम मेटल्स हैव द एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉपर है, कॉपर दिया है इन्होंने, जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये आराम से बेंड हो जाता है और ब्रेक नहीं होता, और इसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो बड़ी शानदार होती है, तो कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये चीपर भी है। अगर ये हम गोल्ड की मिसाल ले लें, अब गोल्ड उससे भी बेहतर है, लेकिन यह है कि आप गोल्ड महंगा इतना है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली और कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज दो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैम। जो नॉन मेटल हैं, जो चीज़ें मेटल नहीं हैं, वो कंडक्टर होती हैं, बैड होती हैं हीट की, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो कि फिर हीट को आगे पास करा सके। वुड, रबर, ग्लास और द एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपने देखना हो कि चीज़ कंडक्टर है या नहीं है तो जस्ट सेपरेट दैम इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल बैड कंडक्टर, मेटल्स गुड कंडक्टर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले ये लिक्विड्स के अंदर होती है, सबसे पहले जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट अप होंगे, हीट अप होकर राइज अप होंगे, और जनाब अली क्या है आगे ऊपर। उसके बाद क्या है, जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो बाकी इन गर्म मॉलिक्यूल की जगह पे नीचे आ जाएंगे, ये गर्म होके ये भी ऊपर को उठ जाएंगे। ठीक है, फिर जो और ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आएंगे और हीट अप होके ऊपर को उठते जाएंगे। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह से थ्रू पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट के जरिए जो हीट का ट्रांसफ़र है उसे क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शन। उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। पढ़ते हैं जी, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। ये पहले भी बताया, दोबारा रिपीट हो गया। इन दिस मेथड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और ऑयल गैसेज विच आर इन कंटैक्ट विद द हॉटर पार्ट ऑफ द कंटेनर गेट हॉट। दीज हॉट मॉलिक्यूल्स बीइंग लाइटर राइज अप एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स come down to fill the place. In this way molecules of liquid and gases transfer heat by their actual movement. Next we have radiation. Radiation होती है सोर्स से डायरेक्ट रेज की सूरत में हीट का ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र रेज की सूरत में वोकैबुलरी में डिस्कस हुआ था। द थर्ड मैटर ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज रेडिएशन। इन दिस मैटर हीट स्प्रेड आउट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट रेज। रेडिएशन प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर हीट ट्रांसफ़र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
Light heat rays can pass through transparent material such as air, glass, water. Heat from the sun reaches the earth through the radiation. तो जो रेडिएशन है जैसे फायर है उससे रेज की सूरत में हम तक हीट पहुंच जाती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो यही वजह है कि जो सन से लाइट है, जो हीट है, डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाती है बगैर किसी मीडियम के। इसको क्या बोला जाता है जी? रेडिएशन। ये तीनों प्रोसेस हो गए। अब थर्मल इंसुलेशन इन द बिल्डिंग्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉर्क, फोम, वूल, कॉटन, टिम्बर, ceramic tiles and some plastic products are non-conductors of heat. These are used for thermal insulation in the buildings. कि अगर हीट जो है, अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है वो ज़्यादा है और हीट अंदर ना आए, या बाहर ठंड ज़्यादा है और अंदर की गर्मी बाहर ना जाए, तो इसके लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। किसके लिए? थर्मल इंसुलेशन के लिए, ताकि जो टेम्परेचर हैं उसके जो एडवांटेजेस हैं वो इस्तेमाल किए जा सकें, या अगर उसका कोई डिसएडवांटेज है, बाहर गर्मी ज़्यादा है, तो उससे अपने आप को बचाया जा सके। इंट्रेंस ऑफ हीट थ्रू विंडोज़ कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग डबल ग्लेजिंग पेंस। अगर आप विंडो से जो हीट आ रही है उसके लिए आप डबल जो ग्लास है उसका मतलब है कि यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? 2 जॉइंट ग्लास पेंस हैविंग एयर इन बिटवीन दैम। ठीक है, देयर आर स्पेशल पेंट्स हुज कोटिंग इज आल्सो हेल्पफुल इन थर्मल इंसुलेशन। इसमें यह है कि अगर आप ब्लैक पेंट लगाएंगे तो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा बाहर की, ठीक है। लेकिन अगर आप वाइट पेंट करेंगे तो वाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देता है सारी चीज़ों, सारे उसको, तो अंदर क्या होगा, मौसम क्या होगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या है जी? अब वैक्यूम फ्लास्क है। इसके अंदर क्या है? वैक्यूम फ्लास्क इज अ डबल वॉल्ड वेसल। ये एक डबल वॉल बर्तन है। इट इज़ डिज़ाइन सच दैट इट इज़ हार्डली अलाउज हीट टू इंटर इनटू द फ्लास्क और टू कम आउट ऑफ इट, कि इसमें से ना हीट आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है। देयरफॉर इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स फॉर सेवरल आवर्स। इसलिए जिसके अंदर जो भी चीज़ डाली जाती है उसका टेम्परेचर जी मेंटेन रख सकता है। एज ए रिजल्ट द लिक्विड प्लेस इन इट रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। की पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें छोड़ी कोई भी नहीं है। बाकी यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।